बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 2 का, जो कि एनसीईआरटी सीरीज है इकोनॉमिक्स का। इसका है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। एनसीईआरटी किसका है? इकोनॉमिक्स का। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। ठीक है। इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे? इस टॉपिक में हम बात करेंगे बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बात करेंगे? बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर का आउटलाइन क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे? डेवलपमेंट पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक का क्या क्या सेक्टर है। तीसरा टॉपिक क्या होगा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा टॉपिक क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या होगा चौथा टॉपिक? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का क्या मतलब है? द नोटेशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल। प्रत्येक लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग मायने रख सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हर एक के लिए सेम नहीं हो सकता। हर एक के मायने में डेवलपमेंट क्या हो सकता है? अलग अलग तरीके का सीट्स रख सकता है, अलग अलग तरीके का मीनिंग रख सकता है। अब हम लोग पहला एग्जाम्पल देखें। ए गर्ल प्रीवियसली कन्फाइंड इंडोर्स विदाउट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इफ गिवन द चांस टू अटेंड स्कूल। अगर क्या है, अगर एक लड़की पहले क्या थी, अगर घर में रह करके वो पढ़ाई कर रही थी, वो एक अलग सा चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगी जब वो कहाँ जाएगी? स्कूल अटेंड करने के लिए अगर उसको चांस मिले तो वो एक अलग एक्सपीरियंस करेगी, अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस करेगी। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें, एक लड़का क्या है, वो ऑलरेडी अटेंड कर रहा है स्कूल, मे नॉट परसीव द सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ही इज ऑलरेडी इंगेज इन द एजुकेशनल सिस्टम। कहने का मतलब है कि अगर एक लड़की और लड़के में बात करें तो लड़की क्या है, अगर लड़की प्रीवियसली कन्फाइंड है, प्रीवियसली एक इंडोर में ही कन्फाइंड है, मीन्स घर तक ही कन्फाइंड है, उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिले स्कूल अटेंड करने का तो उसके लिए वो एक डेवलपमेंट की बात होगी। क्या बात होगी? उसके लिए एक डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन एक बॉयज़ के लिए जो कि रेगुलर ऑलरेडी अटेंड कर रहा है स्कूल, उसको अगर अलाउ कर दे स्कूल जाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम में इंगेज होने के लिए, उसके लिए वो मायने नहीं रह गया। मीन्स उसके लिए कोई वो डेवलपमेंट की बात नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही चीज़ों को अटेंड कर रहा है। लेकिन एक गर्ल्स के लिए क्या होगा? गर्ल्स को अगर अलाउ कर दिया जाए स्कूल अटेंड करने के लिए, वो गर्ल्स के लिए क्या होगा? वो गर्ल्स के लिए होगा एक डेवलपमेंट की बात। ठीक है। डेवलपमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटी। डेवलपमेंट किसके किसके ऊपर वेरीज करता है? डेवलपमेंट किसके किसके ऊपर वेरीज करता है? डेवलपमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। कोई एक सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वेरीज करता है, या तो एक अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग वेरीज करता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर सेट्स ऑफ पीपल कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर सेट्स ऑफ पीपल। अब डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है? एक तो डेवलपमेंट हो गया आपका, एक तो पहला डेवलपमेंट हो गया क्या? अलग अलग मायने में, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने में डेवलपमेंट है। पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका ये। ठीक है, अलग अलग मायनों में अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट होता है। दूसरा टर्म में अगर देखें डेवलपमेंट क्या है, दूसरा टर्म में डेवलपमेंट हो गया आपका द डेवलपमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के लिए कोई भी डेवलपमेंट एक दूसरे सेट ऑफ पीपल के लिए क्या हो सकता है? अदर सेट ऑफ पीपल के लिए वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हो सकता है। किसी भी लोगों के लिए डेवलपमेंट, एक पार्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए, किसी ग्रुप के लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? एक अलग क्या हो सकता है? वही डेवलपमेंट किसी दूसरे पीपल के लिए क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई विलेजर्स है, वो क्या कर रहा है? लोकल रिसोर्सेज पे क्या कर रहा है? वो सस्टेन कर रहा है, मीन्स जंगल के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है, मीन्स जंगल में रह करके वहीं से वो खाना पूर्ति कर रहा है। लेकिन कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया, कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट आया जिसने कि क्या करा? एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। कहाँ? सेम विलेज में फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। बाय डिफॉरेस्टिंग इट परसीव्स डेवलपमेंट डिफरेंटली। डिफॉरेस्टिंग करके क्या कर दिया उस जंगल को? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया, उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया उसी विलेज में, और उस जंगल को क्या किया? काट दिया। तो एक आदमी के लिए क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए वो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जो उसके ऊपर डिपेंड था, अदर सेट्स ऑफ पीपल या दूसरे ग्रुप के लोग, उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए वो डिस्ट्रक्टिव मैटर हो गया, उसके लिए वो क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव हो गया। दस वास्ट डेवलपमेंट फॉर वन कैन हैव एडवर्स कंसिक्वेंसेस फॉर अनदर। एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो सकता है? बहुत एडवर्स कंसिक्वेंसेस हो सकता है दूसरे के लिए। हाईलाइटिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इसलिए ये क्या कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट कर रहा है? हाईलाइटिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए ये क्या हाईलाइट कर रहा है? किसके किसके बीच में? इकोनॉमिकल कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बीच में किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट डाल रहा है? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स अगर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? या फिर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे होगा? तो यही इसी के बीच में क्या चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
अब हम लोग देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या डेफिनेशन है? डेवलपमेंट रेफर्स टू सस्टेन्ड ग्रोथ विच ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक सस्टेन्ड ग्रोथ है। डेवलपमेंट किसको रेफर करता है? एक सस्टेन्ड ग्रोथ को, मीन्स एक चीज़ें ग्रोथ हो रही है, विच ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, जो कि पीपल्स की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में क्या करे, पॉजिटिव चेंज लाए, तभी वो डेवलपमेंट कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक के लिए फ़ायदा होगा और एक के लिए नुकसान होगा। ये ऐसे भी नहीं होगा कि सिर्फ गर्ल्स के लिए फ़ायदा है या बॉयज़ के लिए फ़ायदा है, या ऐसे भी नहीं होगा कि सिर्फ गर्ल्स के लिए नुकसान है और बॉयज़ के लिए फ़ायदे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि डेवलपमेंट यही रेफर करता है कि कोई भी सस्टेन्ड ग्रोथ है, कोई भी ग्रोथ है, वो क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए, तभी वो डेवलपमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल में अगर देखें, मेयरली इंक्रीजिंग वंस इनकम फ्रॉम 1000 टू 1200, 1000 से 1200 रुपया क्या हो गया, एक किसी किन्हीं एक का क्या हो गया, इनकम इंक्रीज कर गया। इसका मतलब ये नहीं है, रुपी डज नॉट नेसेसरली सिग्निफाई एसेंशियल डेवलपमेंट। और यही जो इंक्रीज 1000 से 1200 रुपये तक का इंक्रीज जो है, ये नहीं दर्शाता है कि वो एसेंशियल डेवलपमेंट है या फिर वो डेवलपमेंट हो गया उसका, मीन्स इनकम जनरेट होने से क्या हो गया, डेवलपमेंट नहीं हो गया। ट्रू डेवलपमेंट इनकम्पासेस सस्टेन्ड ग्रोथ। ट्रू डेवलपमेंट क्या दिखाता है कि सस्टेन्ड ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए, एसेस टू क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, एंड अदर होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट्स दैट इन्हांस ओवरऑल वेलबींग, जो कि क्या करे, ओवरऑल सबको, सबके वेलबींग के लिए क्या करे, चीज़ों को इन्हांस करे। इनकम एलोन इज नॉट एन एडुकेट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। सिर्फ अकेला इनकम नहीं है, सिर्फ अकेला इनकम से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट को अगर मेजर करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रू डेवलपमेंट क्या है? ट्रू डेवलपमेंट है, क्या है ट्रू डेवलपमेंट? गुड हेल्थ होना चाहिए, इंप्रूव्ड होना चाहिए लिविंग स्टैंडर्ड, जो भी आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरीके से हो रहा है उसमें सुधार होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबको एक्सेस मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ओवरऑल वेलबींग में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल वेलबींग में ग्रोथ होना चाहिए। इसी को बोलेंगे हम लोग डेवलपमेंट। सिर्फ इनकम क्या होगा, सिर्फ इनकम अगर मान लीजिए 1000 से उसको 2000 कर दिए, लेकिन उससे क्या हो गया, उससे उससे कुछ होना जाना नहीं है। उससे क्या हो गया, ना तो उनको अच्छा हेल्थ मिलेगा, ना तो उनको लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा सही तरीके से। अगर उनका इनकम सिर्फ जनरेट करने से, या सिर्फ हम लोग इनकम से क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग इनकम से डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, द स्टैटिक्स प्रेजेंटेड इन द चार्ट फॉर हरियाणा डू नॉट कंक्लूसिवली इंडिकेट द हाइएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एमोंग स्टेट्स। एक चार्ट है, उस चार्ट में क्या है, उस चार्ट में, ये चार्ट हम दे देंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में। उस चार्ट में क्या है, स्टैटिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि हरियाणा का जो डेवलपमेंट है वो सभी स्टेट में से उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। डिस्पाइट हरियाणा हायर ग्रोथ रेट, केरला सप्रेसेस इन एरिया लाइक लिटरेसी एंड हेल्थ केयर। केरला क्या कर रहा है, हरियाणा को सप्रेस कर रहा है किसमें, लिटरेसी और हेल्थ केयर के रेट में, ठीक है। हेंस वाइल हरियाणा सोज ग्रेटर ग्रोथ, इसलिए हरियाणा क्या दिखाएगा, हरियाणा ग्रेटर ग्रोथ दिखाएगा। क्यों ग्रेटर ग्रोथ दिखाएगा? क्योंकि वहाँ पर क्या है, डिस्पाइट हरियाणा हरियाणा में क्या है, हरियाणा में हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट दिखाया गया है एमोंग स्टेट, सॉरी एक मिनट, हाँ यही बोल रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट इज मोर प्रोमिनेंट इन केरला। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या कहाँ दिखेगा, केरला में दिखेगा, ड्यू टू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग इंडिकेटर। क्योंकि कहने का मतलब कितना भी डेवलपमेंट हो जाए हरियाणा में, तो हरियाणा में मेनली क्या है कि एक चार्ट में क्या दिखाया गया है, उस चार्ट में क्या दिखाया गया है कि हरियाणा डू नॉट कंक्लूसिवली इंडिकेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एमोंग स्टेट। हरियाणा नहीं दिखा रहा है सबको मिला करके कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है सभी स्टेट में। लेकिन डिस्पाइट हरियाणा हायर ग्रोथ, अगर हरियाणा में हायर ग्रोथ होने के बावजूद भी केरला क्या कर रहा है, केरला सप्रेस कर रहा है किसको, इन एरियाज लाइक लिटरेसी एंड हेल्थ केयर। हरियाणा में अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ जाए या किसी का इनकम बढ़ जाए, कुछ भी चीज़ें बढ़ जाए, लेकिन क्या है, अगर जब तक उनका वेलबींग या फिर जब तक वेलबींग इंडिकेटर नहीं बढ़ेगा तब तक वहाँ पर डेवलपमेंट चीज़ें नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, केरला में क्या है, लिटरेसी और हेल्थ केयर का चलन ज़्यादा है, लिटरेसी बढ़ा हुआ है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। इसलिए हरियाणा क्या कर रहा है, हरियाणा हरियाणा जब भी शो करेगा ग्रेटर ग्रोथ को, ओवरऑल डेवलपमेंट इज मोर प्रोमिनेंट इन केरला। लेकिन क्या होगा, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो केरला का ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। क्यों ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा? ड्यू टू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग इंडिकेटर, क्योंकि उसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग इंडिकेटर है। कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब है कि हर एक के लिए क्या है, हर एक के लिए वो कर रखे हैं, हर एक के लिए क्या कर रखे हैं, हर एक के लिए हम लोग हर एक के लिए क्या कर रखे हैं, हर एक के लिए, जैसे कि लिटरेसी है, हेल्थ केयर है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें हर एक के लिए एसेस है, ठीक है।
उसके बाद वाइल ए मिलियनर मे नॉट नेसेसरी फाइंड पीस डिस्पाइट वेल्थ। मिलियनर क्या है? मिलियनर के पास बहुत पैसा होने के बावजूद भी उसमें क्या है? शांति नहीं है। एन इंडिविजुअल अर्निंग मॉडेस्टली एंड एंजॉइंग ए हार्मोनियस फैमिली लाइफ में बी कंसिडर मोर डेवलप्ड। मीन्स जो भी मिलियनर है उसके पास उतना पैसा होने के बावजूद भी क्या है, उतना वेल्थ होने के बावजूद भी क्या है, कोई शांति नहीं है। लेकिन कोई एक मॉडरेट आदमी या फिर कोई एक पुअर आदमी क्या कर रहा है, अपना हार्मोनियस फैमिली को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ज़्यादा डेवलप बोला जाएगा। कहाँ से? मिलियनर से। मिलियनर से ज़्यादा डेवलप किसको बोला जाएगा? एक मॉडरेटली जो अर्न कर रहा है, जो भी एक मतलब सही तरीके से अर्न कर रहा है, वो मिलियनर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, और उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाएगा मोर डेवलप्ड फैमिली है मिलियनर से। इट हाईलाइट दैट वेलबींग एक्सटेंड बियॉन्ड मॉनेटरी सक्सेस। ये क्या हाईलाइट करता है कि मेंटल स्टेबिलिटी या फिर चीज़ों को वेलबींग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन मॉनेटरी सक्सेस। मीन्स मिलियनर बनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, फैमिली के साथ चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, और हमारा हेल्थ केयर एजुकेशन सही है, लिटरेसी रेट सही है। मीन्स ये क्या दर्शाता है कि मॉनेटरी सक्सेस से ज़्यादा डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? वेलबींग को हमको एक्सटेंड करना चाहिए, ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए? वेलबींग की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डेवलपमेंट कैन बी कंपेयर्ड बिटवीन द इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिटवीन द कंट्रीज ऑन सिमिलर लाइन्स। डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल से, या तो क्या कर सकते हैं बिटवीन द कंट्रीज ऑन सिमिलर लाइन्स, उसी लाइन पे एक दूसरे कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन, जब एवरेज अगर यूजफुल कंपेरिजन के लिए एवरेज का यूज करें तो वो क्या करता है? वो डिस्पैरिटी को हाइड करता है। कहने का मतलब है कि कोई कंट्री ए है, कोई सा कंट्री ए है, कंट्री ए, उसमें क्या है, एक का इनकम 3 लोग हैं। कंट्री ए में क्या है? 1 2 3, ए बी सी लोग हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए ए का इनकम 500 होने के बावजूद भी कंट्री ए का इनकम तो ओवरऑल इनकम क्या है? 500 है, और कंट्री बी है, इसका ओवरऑल इनकम लगभग मान लिया जाए 200 रुपये के आसपास है। तो अगर हम लोग इसमें भी ए बी सी नाम करके 3 आदमी है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग कि अगर इसमें 500 एवरेज इनकम है, 500 एवरेज इनकम है, तो हो सकता है कि ए का इनकम 498 हो और इसका इनकम 1 रुपया हो, इसका भी इनकम 1 रुपया हो। लेकिन कंट्री बी में क्या हो, हर एक का एवरेज इनकम क्या होना चाहिए? क्या हो? 200। किसको मानेंगे ज़्यादा डेवलप? किस कंट्री को ज़्यादा डेवलप मानेंगे? इसका इनकम ज़्यादा जनरेट होने के बावजूद भी ये ज़्यादा डेवलप कंट्री होगा। क्यों ज़्यादा डेवलप कंट्री होगा? क्योंकि यहाँ हर एक के पास क्या है? 200 का एवरेज है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ही के पास ज़्यादा इनकम है और 2 के पास क्या है? कम इनकम है। तो कहने का मतलब है, एग्जाम्पल कंट्री ए है हायर एवरेज इनकम। अगर कंट्री ए के पास हायर एवरेज इनकम है कितना? 500, देन कंट्री बी 200 है। हाउएवर दिस डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट ग्रेटर डेवलपमेंट बिकॉज कंट्री ए में हैव हिडन इनकम इनइक्वालिटी। ये नहीं दर्शाता है, ये ग्रेटर डेवलपमेंट को नहीं इंडिकेट करता है, क्योंकि कंट्री ए के पास क्या है? हिडन इनकम इनक्वालिटी है। यहाँ पर ये क्या हुआ? यहाँ पर ये असमानता ही हुआ। 498 ए के पास है, ए के पास 1, और एक के पास भी 1 है। इसका भी एवरेज अगर निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा, और इसका भी एवरेज निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि कंट्री ए में भी हिडन इनकम इनक्वालिटी विच इम्पैक्ट्स ओवरऑल वेलबींग एंड डेवलपमेंट डिस्पाइट द हायर एवरेज इनकम। हायर एवरेज इनकम के होने के बावजूद भी क्या है, हर एक चीज़ पे क्या होना चाहिए? वो इम्पैक्ट डालना चाहिए। जैसे कि ओवरऑल वेलबींग के ऊपर इम्पैक्ट डालना चाहिए। ओवरऑल क्या है? अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आते हैं। दूसरा टॉपिक में क्या आते हैं हम लोग? क्या है दूसरा टॉपिक में आते हैं? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या है? 3 सेक्टर है। क्या क्या? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है? जहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल को क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या इन्वॉल्व करता है प्राइमरी सेक्टर? रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेज। मान लिया जाए अगर हमें एक बिस्किट बनाने हैं, पार्ले जी नाम करके अगर एक बिस्किट बनाने हैं, उस बिस्किट के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल में गेहूँ चाहिए, चीनी के लिए शुगर कैन चाहिए, गन्ना चाहिए, और भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। वही क्या होगा? वही गेहूँ क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, या नेचुरल रॉ मटेरियल हो गया, या फिर शुगर कैन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। अब एग्जांपल में देखें प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आएगा? एग्रीकल्चर, फार्मिंग या फॉरेस्ट्री। स्टील इज यूज एज ए रॉ मटेरियल। मान लीजिए कोई कार का मैन्युफैक्चर करना है, उसमें स्टील क्या यूज करेगा? स्टील का क्या यूज होगा? स्टील इज यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग। कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टील की इसमें यूज में आएगा, रॉ मटेरियल की तरह यूज में आएगा। अब स्टील कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन।
आयरन से स्टील को एक्सट्रैक्ट करे, आयरन ओर से, सो दैट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ताकि क्या कर सकें उस आयरन ओर से क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें स्टील को, अब उस स्टील को क्या कर सकें फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, और इसी एक्टिविटी को क्या कर सकें बिलोंगिंग टू द प्राइमरी, और यही एक्टिविटी क्या है, यही एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करता है। मीन्स यही क्या है, यही प्राइमरी सेक्टर है। कहने का मतलब यही है कि प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें होगा जो रॉ मटेरियल और या नेचुरल रिसोर्सेस होगा। कोई मान लीजिए कोई भी बिस्किट बनाते हैं अगर, तो उसमें व्हीट क्या हो गया, व्हीट रॉ मटेरियल हो गया, और स्वीटनर के लिए गेहूँ, गन्ना, ये क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया। कोई भी कंपनी अगर कार मैन्युफैक्चर कर रही है उसके लिए उसको स्टील चाहिए, स्टील कहाँ से मिलेगा, आयरन ओर से मिलेगा। तो ये स्टील और आयरन ओर कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, दिस सेक्टर कंटेन्स एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ये सेक्टर क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा कि जो भी रॉ मटेरियल आया है उसको मैन्युफैक्चर करेगा और प्रोसेस करेगा, और किस में कन्वर्ट करेगा, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ईटीसी। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ईटीसी में क्या है, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या करेगा, वो जो भी रॉ मटेरियल आया उसको किस में फिनिश, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा आपका फिनिश प्रोडक्ट में। ठीक है। द ऑटोमोटिव सेक्टर यूजेज स्टील टू कंस्ट्रक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ कार। ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो क्या करता है, स्टील को वेरियस पार्ट्स में कन्वर्ट करता है ताकि एक कार को असेंबल्ड कर सके। एंड कार्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज, और कार्स किस में प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। कार कहाँ प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। हेंस द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, एक सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, बिकॉज इट टेक्स द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। क्यों क्यों ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड हुआ प्राइमरी सेक्टर से, और वो उसको किस में कन्वर्ट किया, एंड मेक्स द प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर, और वो प्रोडक्ट को प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिए, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के यूज में आ सके उस चीज़ में कन्वर्ट कर दिए। तो वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। टर्सरी सेक्टर में क्या है, टर्सरी दिस सेक्टर कंटेन्स एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सर्विस टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन, ताकि क्या कर सके वो जो प्रोडक्ट बन गया है, मैन्युफैक्चर हो गया है, वो प्रोडक्ट किसके काम में आए, किसी भी इंडिविजुअल के काम में आए या फिर बिजनेसेस के काम में आए, ताकि वो क्या कर सके, सर्विस प्रोड्यूस कर सके। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग, बैंकिंग, ये सब क्या है, ये सब टर्सरी सेक्टर है। कार सोल्ड इन ऑटो डीलरशिप, कार को अगर ऑटो डीलरशिप में सोल्ड किए आर एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर। ये क्या है, कार्स को सोल्ड कर दिए ऑटो डीलरशिप के पास, ये किसका एग्जाम्पल है, टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। बिकॉज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर सोल्ड बाय द कंपनीज टू देयर कस्टमर्स, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको सोल्ड किए कहाँ, कंपनी से उसके कस्टमर तक। तो ये किस में आ गया, ये हो गया आपका गुड्स आर सोल्ड बाय द कंपनीज टू देयर कस्टमर्स। अपने कंपनी क्या कर रहा है, अपने कस्टमर्स को सोल्ड कर रहा है, ये किस में आ गया, ये आ गया आपका टर्सरी सेक्टर में। एग्जांपल ऑफ पार्ले जी बिस्किट में अगर ले लें, इट गोज थ्रू न्यूमरस स्टेज, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी टू रीच द कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते ये तीनों स्टेज से जाता है। प्राइमरी में क्या हुआ, व्हीट लिए, गन्ना लिए। सेकेंडरी में क्या हुआ, व्हीट को मैन्युफैक्चर करके क्या बनाए, बिस्किट में कन्वर्ट करें। और टर्सरी सेक्टर में क्या है, टर्सरी सेक्टर में सर्विस दिए, बिस्किट को बेच दिए किसी कंज्यूमर के पास। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर में फार्मर्स ग्रो द व्हीट। इस एग्जांपल में अगर पार्ले जी का एग्जांपल लें तो क्या होगा, फार्मर ने क्या किया, व्हीट को ग्रो किया, ये रॉ मटेरियल हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, व्हीट इज प्रोसेस्ड इनटू बिस्किट्स, व्हीट को किस में प्रोसेस्ड किए, बिस्किट्स में प्रोसेस्ड किए। टर्सरी सेक्टर में क्या है, इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट टू सेंड बिस्किट्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट। तो टर्सरी सेक्टर क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करता है ताकि बिस्किट्स जो बना है उसको कहाँ कर सके, फैक्ट्री से मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर सके। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब इसमें देखते हैं, अगर हम लोग बात करें किसकी, 1947 की, अगर हम लोग बात करें 1947 में, 1947 में क्या था, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन सा सेक्टर था, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन सा सेक्टर था, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला था, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन 1947 वाज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। किससे था, प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहाँ इंगेज थे, मैक्सिमम लोग इंगेज थे आपके प्राइमरी सेक्टर में। इन 2025 में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कम्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अभी भी प्राइमरी सेक्टर से आता है, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट, और ये अभी भी 2025 में भी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर से ही आता है। जहाँ पर रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से ही आता है प्राइमरी सेक्टर, वहाँ से ही आता है, क्या आता है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है, 1947 में भी कहाँ से आ रहा था, आपका प्राइमरी सेक्टर से ही आ रहा था। और अभी 2025 की भी बात करें हम लोग तो मैक्सिमम इनकम कहाँ से आ रहा है,
प्राइमरी सेक्टर से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से ही आ रहा है। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट इन 1947 इन टर्सरी सेक्टर, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट 1947 में कहाँ से आ रहा था? मिनिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रहा था आपका? मिनिमम एम्प्लॉयमेंट आपका आ रहा था टर्सरी सेक्टर से। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रहा था? टर्सरी सेक्टर से आ रहा था। अब टोटल इनकम, अब देखते हैं हम लोग उस टाइम पे टोटल इनकम मेन कहाँ से आ रहा था ज़्यादा? 1947 में। एक तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर लिए, अब बात करेंगे हम लोग टोटल इनकम की। टोटल इनकम की, ठीक है। टोटल इनकम, मैक्सिमम इनकम इन 1947 फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। 1947 ईस्वी में क्या है? प्राइमरी सेक्टर से मैक्सिमम इनकम आ रहा था। लेकिन अब हम लोग अगर 2025 में आए, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ड्यू टू प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर से नहीं आता। मैक्सिमम इनकम कहाँ से आ रहा है आपका 2025 में? मैक्सिमम इनकम आपका 2025 में टर्सरी सेक्टर से। मैक्सिमम इनकम कहाँ से आ रहा है? टर्सरी सेक्टर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अभी भी तो एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी जनरेट कर रहा है कौन? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन मैक्सिमम इनकम कहाँ से आ रहा है? टोटल इनकम कहाँ से आ रहा है ज़्यादा मैक्सिमम इनकम कहाँ से आ रहा है? टर्सरी सेक्टर से। क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्यों? जो बिजनेसमैन है वो और आगे बढ़ते जा रहा है, वो और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब लोग क्या हो रहे हैं? गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन मोर पीपल आर इंगेज्ड इन ए जॉब, जब ये ज़्यादा पीपल इंगेज करेंगे जॉब में, व्हाट इज एक्चुअली नीडेड फॉर द वर्क। जो मान लिया जाए अगर किसी भी जॉब में 2 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ हमने क्या कर रखा है? 4 लोगों को हायर कर रखा है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। व्हेन मोर पीपल आर इंगेज्ड, जब ज़्यादा पीपल इंगेज्ड होगा इन ए जॉब दैट व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, जो एक्चुअली नीडेड है उससे ज़्यादा पीपल इंगेज्ड होगा किसी भी जॉब में, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल, अगर एक फार्मिंग सेक्टर में देखें, 5 kg राइस प्रोड्यूस कर रहा है बाय 2 इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल्स जो वर्किंग ऑन द लैंड है, जो लैंड पे काम कर रहा है, वो क्या कर सकता है? 5 kg राइस को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। इवन विद द एडिशन ऑफ 2 मोर वर्कर्स, अगर 2 वर्कर्स को एडिशन करने के बाद भी टोटल आउटपुट जो है वो 5 kg ही रहा, मतलब वो चेंज नहीं हुआ। इंडिकेटिंग सरप्लस लेबर विथ मिनिमम प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट। ये क्या इंडिकेट करता है कि लेबर तो बढ़ गया, लेबर जहाँ 2 काम करता वहाँ 4 हो गया, लेकिन क्या हो गया? जो प्रोडक्ट हुआ वो 5 kg का 5 kg ही रहा, 5 kg से ज़्यादा नहीं बढ़ा। मीन्स जो भी आउटपुट हुआ वो अनचेंज्ड रहा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या है? दोज एक्टिविटीज वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी एम्प्लॉयमेंट हो वो किसके ऊपर बेस्ड हो? रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड हो। एंड जॉब सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड, और वहाँ पर क्या हो? जॉब सिक्योरिटी इंश्योर्ड हो। फॉल अंडर द ऑर्गेनाइज, और ये किसके अंडर होगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होगा, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मीन्स क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का कहने का मतलब है कि जो भी टर्म होगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा, वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? वो होगा आपके रूल्स और एक किसी कोई स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर बेस्ड होगा, या रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होगा। और क्या देगा वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो क्या देगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको जॉब सिक्योरिटी देगा, ठीक है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? दोज एक्टिविटीज विच आर ऑफन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कभी कभार गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर भी होता है। आर टर्म्ड एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसको क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे लेबरर्स, डेली वेज वर्कर्स, etc, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट में पॉलिसी क्या होगा? टिपिकली ऑर्गेनाइज जॉब है प्रोविजन फॉर पेड मेडिकल लीव पीरियड्स एंड डिफाइंड नोटिस। क्या है कि टिपिकल ऑर्गेनाइज जॉब में क्या होगा कि आपको मेडिकल लीव मिल जाएगा, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? क्या है अनऑर्गेनाइज लेबर में? क्या है डेली वेज वर्कर्स में? क्या है ऑफन लैक सच बेनिफिट। मीन्स ये जो मेडिकल लीव है, लीव पीरियड है, ये सब क्या होगा? ये सारा बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसको? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। एंड टेकिंग ए लीव माइट रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ इनकम। जो लीव लेगा वो क्या हो सकता है? लॉस ऑफ इनकम को लॉस ऑफ इनकम कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वो जो भी काम करवा रहा है वो उसके मन के ऊपर डिपेंड है कि क्या करवाना है या क्या नहीं करवाना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज गवर्न्ड बाय एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन दैट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स। जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, उसमें क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो वो क्या करता है? वो एक आपको इस्टेब्लिश करेगा जॉब सिक्योरिटी को और उसके बेनिफिट को, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफन लैक्स फॉर्मल रेगुलेशंस लीडिंग टू जॉब इनसिक्योरिटी
एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज बेनिफिट। अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट ऑफन लैक्स फॉर्मल रेगुलेशन। अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, फॉर्मल रेगुलेशन को लैक करता है, लीडिंग टू जॉब इनसिक्योरिटी। इससे क्या होगा, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज बेनिफिट, और जो भी बेनिफिट है उससे लैक हो जाएगा वर्कर। अब हम लोग आ जाते हैं एक बार इसमें रिवीजन में। ये टॉपिक हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं इसका रिवीजन। क्या क्या हमने पढ़ा आज? हमने पढ़ा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, होलिस्टिक प्रोग्रेस होना चाहिए। ये क्या, इनकम्पासिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड एंड एसेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये क्या है, ये पूरा आपको हेल्थ केयर सिस्टम या फिर डेवलपमेंट जब भी बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, ओवरऑल वेलबींग का डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ एक लोगों का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, किसी एक के नज़र में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक सेक्टर में क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर क्या पढ़ा हमने, प्राइमरी सेक्टर पढ़ा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा इंडस्ट्री, और टर्शियरी सेक्टर पढ़ा सर्विस। ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या पढ़ा, दिस फिनोमेना ऑकर्स व्हेन सरप्लस लेबर्स आर इंगेज्ड। मीन्स दो जहाँ लेबर है वहाँ चार इंगेज कर दिए, लेकिन आउटपुट क्या हुआ, सेम ही हुआ। तो क्या मतलब है, दिस फिनोमेना ऑकर्स व्हेन सरप्लस लेबर्स आर इंगेज्ड इन टास्क दैट डू नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफन फाउंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। मीन्स ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा। स्टेटस ऑफ इकोनॉमी इंडिया 1947 वर्सेस 2025। ये सॉरी ये 23 है, इसको 25 करना है, इसको ऑलमोस्ट आई थिंक 25 कर देते हैं। ठीक है। मीन्स जो भी 1947 या 25 में अगर हम लोग क्या करें, कंपेयर करें, इंडिया इकोनॉमीज है ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी एग्रेरियन इन 1947 टू डाइवर्स ग्लोबली कम्पिटेटिव इकोनॉमी इन 2025 मार्क्ड बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ। ये क्या मार्क करता है, अगर हम लोग 1947 या वर्सेस 2025 की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी क्या हुआ, इंडिया इकोनॉमी प्राइमरी कहाँ था, प्राइमरी एग्रेरियन पे था, मतलब मीन्स एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था 1947 में। लेकिन अब वो ट्रांसफर कहाँ हो गया, वो ट्रांसफर हो गया आपका 2025 में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो भी सर्विस सेक्टर है उसके ग्रोथ के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड में क्या था, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या था आपका, जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, रेगुलेटेड बेनिफिट मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्या होगा, लैक होगा, लिविंग वर्कर्स वल्नरेबल टू जॉब इनसिक्योरिटी एंड इनकन्सिस्टेंट बेनिफिट। मीन्स कभी भी उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा वर्कर को, और इनकन्सिस्टेंट बेनिफिट मीन्स बेनिफिट जो भी मिलेगा वो इनकन्सिस्टेंट मिलेगा, कंसिस्टेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हमारा चैप्टर बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स यहीं ख़त्म होता है, चैप्टर 2 एनसीईआरटी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या स्थिति था इकोनॉमिक का। ठीक है। सो पूरा एनसीईआरटी को देखने के लिए यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर हमारा काम सही लग रहा है तो। ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।